प्रश्न है, एक नार्सिसिस्ट को उसके पाप की सजा कभी मिलती हुई दिखती नहीं। क्या वाकई उसको उसके पाप की सजा मिलती है? क्या कर्म उसे पाप की सजा देता है? हर क्षण सजा मिलती है। और जब हम ईश्वर सृष्टि को चैलेंज करते हैं तो कर्म होता है और वो कर्म हमको सजा देता है। और कर्मा जो है वो एक एक्ट ऑफ बैलेंसिंग है। कर्म दो तरीके से होता है, और एक है दृष्ट फल और एक अदृष्ट फल। दृष्ट फल वो है जिसे हम कोरिलेट कर सकते हैं, जिसे हम अब पता लगा सकते हैं, लॉजिकल कनेक्शन जिसके बीच में ढूंढ सकते हैं। अदृष्ट फल का हमें कोई पता नहीं है, हम ये नहीं जानते हैं कि अदृष्ट फल कितने जन्म के बाद आएगा। तो चूंकि नार्सिसिस्ट को नार्सिसिस्टिक सप्लाई चाहिए, तो ये नार्सिसिस्टिक सप्लाई जो है यही उसके दुख का भी कारण है, यही उसके सुख का भी कारण है। तो ये एक सिक्के की तरह है जिसका एक पहलू सुख है, दूसरा पहलू दुख है। तो दुख क्या है? जब हम इसके नेचर को थोड़ा सा समझेंगे तो हम बहुत सारी बातों को समझ सकते हैं। दुख का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट हमेशा स्प्लिट से क्रिएट होती है। और अगर जहां पर भी स्प्लिट होगी वहां पे कर्मा जरूर होगा। और स्प्लिट क्यों होती है ये हमें समझना होता है। स्प्लिट इसलिए होती है क्योंकि हम भगवान में भरोसा नहीं करते। स्प्लिट इसलिए होती है क्योंकि हम वैराग्य हमारे अंदर नहीं होता है। तो सबसे फंडामेंटल स्प्लिट क्या है हमें ये समझना होगा। जो सबसे मूल स्प्लिट है, यानी जो सबसे मूल दुख है, जैसा मैंने अभी कहा कि दुख जो है वो एक स्प्लिट है, एक दो फाड़ में बंट जाना यानी स्प्लिट। तो जो सबसे मूल स्प्लिट है वो है हमारे ध्यान और हमारे सेल्फ के बीच की स्प्लिट, यानी हमारे अटेंशन और हमारे सेल्फ के बीच की स्प्लिट। तो जब हमारा अटेंशन और अटेंशन सेल्फ का ही नेचर है, ध्यान सेल्फ का नेचर है। तो जब हमारा ध्यान बट जाता है, यानी अटेंशन सेल्फ से अलग हो जाता है, तो उसी को हम उससे कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा होती है, उसी कॉन्फ्लिक्ट को दुख कहते हैं, उसी से कर्म पैदा होता है। जैसे जब हम देखिए, हम सबसे ये बात कही जाती है कि अपना काम ध्यान से करना चाहिए। तो जब हम ध्यान से करते हैं तो क्या होता है, हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, ध्यान और सेल्फ साथ रहते हैं, तो हम किसी काम को मन लगा के कर रहे हैं। हमारा सेल्फ और हमारा जो अटेंशन है एक ही जगह है, स्प्लिट नहीं है उसके बीच में। इसीलिए हमें ये कहा जाता है कि ध्यान से काम करना चाहिए, क्योंकि ध्यान से काम करना भी एक तरीके का मेडिटेशन है। तो जब हमारा ध्यान और हमारा सेल्फ दोनों एक साथ रहते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं। इनफैक्ट जब हम गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चलाने में हमको ड्राइव करते हैं तो अच्छा महसूस होता है, स्पीड बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए हमारा जो सेल्फ और हमारा टेंशन है वो गाड़ी चलाते वक्त साथ में आ जाता है। इसीलिए गाड़ी चलाना एक मेडिटेटिव एक्सपीरियंस बन जाता है। लोग थोड़ा तेज चलाते हैं, तेज चलाने में अटेंशन के लिए मजबूरी हो जाती है कि सेल्फ के साथ ही रहे। सेल्फ और अटेंशन साथ आ जाते हैं तो मजा आ जाता है। इसी मजे को हम मेडिटेशन में भी लेते हैं। मेडिटेशन में क्या होता है कि सामान्य तौर पर हम किसी एक ऑब्जेक्ट की तरफ जो सविकल्प मेडिटेशन होता है उसमें हम क्या काम करते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट पर या भगवान को या अपने इष्ट देवता के ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो हम ध्यान लगाते रहते हैं, तो हमको थोड़ी देर में क्या होता है, हमारा ध्यान जो है वो आ जाता है उसी ऑब्जेक्ट, उसी इष्ट देवता के ऊपर। तो ध्यान और सेल्फ साथ साथ हो जाते हैं तो मेडिटेशन में मजा आने लग जाता है। और जब बार बार ध्यान देते हैं, एक ही अपने इष्ट देवता के ऊपर ध्यान देते रहते हैं या किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देते रहते हैं, तो क्या होता है, धीरे 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 हमारे अटेंशन की ये प्रैक्टिस हो जाती है कि वो वर्तमान में रहने लग जाए, यानी हमारे सेल्फ के साथ रहने लग जाए। तो जब हमें उसका टेस्ट मिल जाता है तो हमारा जो सेल्फ और अटेंशन साथ में रह जाते हैं, आ जाते हैं, और धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस पड़ जाती है, अभ्यास करके प्रैक्टिस आ जाती है, तो हम अपने नेचुरल सेल्फ में, अपने बेसिक सेल्फ में रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने ये बात हमें बताई है कि मन को काबू करने के हमारे पास दो अस्त्र हैं, पहला अभ्यास और दूसरा वैराग्य। तो वैराग्य क्या है? वैराग्य है चीजों के अंदर लिमिटेशन को देखना, कि भाई अगर मैं, ये बड़ी बड़ी कारें हैं ये कभी खत्म नहीं होंगी, अच्छे अच्छे खाने हैं ये कभी खत्म नहीं होंगे, ये सब ऐसे ही माया है, ये माया चलती रहती है, और इससे कभी हमें फुलफिलमेंट नहीं मिल पाता है। क्योंकि जब हमारे पास एक कार हो जाती है तो हमारी इच्छा होती है कि हमारे पास दूसरी कार आ जाए, दूसरी आ जाती है तो हमें लगता है तीसरी आ जाए, और फिर हमें ज़्यादा बड़ा मकान आ जाए, और इस तरीके से हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, फुलफिलमेंट नहीं होता। क्योंकि लाइफ का जो एसेंशियल नेचर है वही लिमिटेशन है, वो हमें सुख नहीं दे सकता। तो जब हम लाइफ के अंदर के लिमिटेशन को देख लेते हैं कि कोई भी चीज़ हमें सुख नहीं दे सकती, क्योंकि
ए सिचुएशन से जब हम बी सिचुएशन में जाते हैं, तो बी सिचुएशन में जाने के लिए हमें ए सिचुएशन को छोड़ना पड़ता है। तो ए सिचुएशन को छोड़ना भी एक दुख है। तो बी सिचुएशन का मतलब है ए सिचुएशन को छोड़ना। तो इसका मतलब लिमिटेशन तो हो ही गई, क्योंकि हम ए और बी दोनों सिचुएशन को साथ साथ लेके नहीं जा सकते। अगर साथ लेके जा सकते होते तो हम हो सकता है कि खुश रह पाते, लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं हो पाता। हमें कुछ छोड़ना पड़ता है कुछ पाने के लिए। तो जो छोड़ना पड़ता है उसकी हमें जरूरत महसूस होती है, तो हम फिर से दुखी हो जाते हैं। तो लाइफ का नेचर ही बेसिकली लिमिटेशन है। जो इस लिमिटेशन को समझ जाता है उसके अंदर इसका मतलब वैराग्य है। तो वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य अगर नहीं होगा तो माइंड जो है वो किसी एक चीज के ऊपर ध्यान नहीं लगा पाएगा, बार बार कल्पना करता रहेगा चीजों के बारे में। तो वैराग्य है अगर, और उसके बाद अभ्यास कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो धीरे धीरे माइंड ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते करते अभ्यास माइंड का हो जाता है। तो वो जो बात आप बताएंगे वो मानना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं विल। ये मेडिटेशन से आती है। मोटे तौर पे अगर हम बात को समझना चाहते हैं, तो जब हमारा सेल्फ और हमारा अटेंशन साथ साथ रहता है तो हम अपने बेसिक सेल्फ में, अपने नेचुरल सेल्फ में रहते हैं। इस नेचुरल सेल्फ को कहते हैं सुख। और जब हमारा सेल्फ और हमारा अटेंशन बट जाता है, तो इस स्प्लिट की वजह से होता है कर्म। इस कर्म की वजह से हमें मिलता है दुख, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है दुख। और इस दुख का दृष्ट फल इस वक्त का दुख है, और अदृष्ट फल आगे आने वाले भविष्य में कभी न कभी इस दुख के रूप में मिलेगा वो। तो हमारा जो सेल्फ है वो और हमारा अटेंशन है उसके बीच में स्प्लिट ना हो, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब जनरली आपने देखा होगा कि व्यक्ति जो है सुबह उठता है तो रात में बहुत सारी बातें सोचता रहता है, और उसके बाद जब सुबह उठता है तो अचानक पाता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट से अपने आप को एकदम अलग पाता है। रात में कुछ और सोच रहा था, सुबह कुछ और सोच रहा था, तो एक स्प्लिट हो गई। क्या सोच रहे थे और अभी क्या मॉर्निंग में क्या हमें किस स्थिति में है। तो दोनों के बीच में स्प्लिट होने की वजह से मॉर्निंग में इतनी नेगेटिविटी लोगों को महसूस होती है। तो अगर हम रात में काम और कंपोज तरीके से सोएं, भगवान का नाम लेकर के सोएं, तो स्प्लिट नहीं होगी। फिर उसी तरीके से लोग बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं अपने भविष्य के बारे में कि उनके साथ क्या गलत हुआ, किसने क्या गलत किया, और अपने भविष्य में ही, अपने भूतकाल में ही रहते हैं, अपने पास्ट में सोचते रहते हैं, पास्ट में मेरे साथ किसी ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसे सोचते रहते हैं। तो अटेंशन जो है सेल्फ प्रेजेंट में रहता है और अटेंशन पास्ट में चला जाता है, स्प्लिट क्रिएट हो जाती है। और हम जानते हैं हम सब ऐसा करते हैं तो कितना दुख महसूस होता है, हम अच्छा नहीं महसूस करते। उसी तरीके से कुछ लोग ये सोचते हैं भविष्य में कहीं ऐसा ना हो जाए, कुछ भविष्य में कुछ ऐसा ना हो जाए, तो ऐसा बैठे रहते हैं। और रहते सेल्फ वर्तमान में रहता है और भविष्य में चला जाता है अटेंशन, और इस प्रकार स्प्लिट क्रिएट हो जाता है और दुखी रहते हैं। इसीलिए जानते हैं ये एक मेडिटेशन टेक्निक है कि लोगों को ये बताया जाता है, स्पिरिचुअल टेक्निक है ये, जिसमें ये बताया जाता है कि जो होना है वो जाने दो, चाहे कुछ भी हो जाए वो जाने दो, लेकिन आप अपना भगवान के ऊपर छोड़ के बैठे रहो। ये क्यों बताया जाता है? ये इसीलिए बताया जाता है ताकि आपके सेल्फ में और आपके अटेंशन के बीच में स्प्लिट ना हो। क्योंकि जब आपके सेल्फ और अटेंशन के बीच में स्प्लिट हो जाता है तभी तो दुख पैदा होगा, और इसी दुख से दृष्ट फल भी पैदा हो रहा है, यानी जिसे आप कोरिलेट कर सकते हैं अटेंशन और सेल्फ के बीच के स्प्लिट की वजह से होने वाला दुख, और जिसे आप नहीं जानते हैं अदृष्ट फल जो आज भविष्य में होने वाला है, वो भी दुख आपको उसी वजह से मिलता है। तो इसलिए लोग कहते हैं भविष्य में जो हो रहा है होने दो, लेकिन आप अपने वर्तमान में रहो। और बहुत सारे लोगों ने, आप देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, उसमें ये बोलते हैं, कहते हैं आप इस तरीके से मत सोचा करिए, क्योंकि आप यूनिवर्स नहीं तो आपको ऐसा कर देगा, यूनिवर्स वैसा कर देगा। तो एक तरीके से देखिए तो ये सही भी है। जैसे लोग कहते हैं भगवान के ऊपर भरोसा करने से क्या फायदा है, ऐसे बैठे रहो चुपचाप, ऐसे। फिर कुछ लोग कहते हैं ऐसे बैठे रहने से थोड़ी कुछ होगा, हैं आप भगवान के ऊपर भरोसा करके क्यों बैठे रहोगे। तो देखिए, जब आप भगवान के ऊपर भरोसा करके बैठे रहते हैं और सब चीज भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं और भरोसा आपका रियल है, तो उससे क्या होता है, उससे आपका जो सेल्फ है और अटेंशन एक में हो जाता है। जब अटेंशन और सेल्फ एक साथ हो जाएगा तो आप अपने नेचुरल सेल्फ में रहेंगे। जब आप अपने नेचुरल सेल्फ में रहेंगे तो क्या होगा, दृष्ट फल यानी अटेंशन और सेल्फ जो है एक साथ हो गया, तो आप आराम से बैठे हुए हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है, बेसिक सेल्फ में है, अपने आनंद में है। और सेल्फ और अटेंशन के स्प्लिट ना होने की वजह से अदृष्ट फल भी नहीं पैदा हो रहा है, यानी आपके भविष्य का भी कोई दुख पैदा होने की संभावना नहीं है।
तो इसलिए भगवान पे भरोसा करने से और वैराग्य रखने से यही फायदा होता है, क्योंकि स्प्लिट ना होने से आप आराम से बैठे रहते हैं और कर्म नहीं होता है। याद रखिए, जब स्प्लिट नहीं होगी तो कर्म नहीं होगा। स्प्लिट तभी होती है जब हम भगवान के हाथ से रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले लेते हैं। तो नार्सिसिस्टिक सप्लाई करने से कैसे स्प्लिट होती है अटेंशन में? देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप पास्ट और प्रेजेंट के बीच में पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच के ही स्प्लिट पैदा करें। स्प्लिट तब भी पैदा हो सकती है जब आप प्रेजेंट में रहें, और प्रेजेंट में भी आप स्प्लिट क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, उसे समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप कोई फिल्म देखने गए, अब आप फिल्म में बहुत ज्यादा डूब गए। उसके बाद फिल्म जब खत्म हुई तो आप बाहर निकले, तो बाहर में जब निकलते हैं तो कैसा महसूस होता है? ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं कौन से एनवायरनमेंट में आ गए। ऐसा लगता है कि जैसे हम तो कहीं और के थे, हम यहाँ कहाँ आ गए। तो हमारे एनवायरनमेंट में और हमारी जो ध्यान है उसके बीच में एक स्प्लिट क्रिएट हो गई। हालांकि फिल्म भी प्रेजेंट में ही चल रही है और एनवायरनमेंट भी प्रेजेंट में है, लेकिन दोनों के बीच में एक डिवीजन या स्प्लिट क्रिएट हो गया जब हम फिल्म देख करके आते हैं। खासतौर से अगर फिल्म डरावनी है या हमारा पूरा अटेंशन ग्रैब कर लेती है, किसी डिजास्टर इत्यादि के बारे में है, तो हमारा पूरा अटेंशन ग्रैब कर लेती है। तो फिल्म भी प्रेजेंट में चल रही है, एनवायरनमेंट भी प्रेजेंट में, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है दोनों के बीच में बट जाते हैं। हमें लगता है कि अरे हम तो फिल्म फिल्म में डूब गए थे और एनवायरनमेंट से हट गए हैं। तो फिल्म और एनवायरनमेंट के बीच में स्प्लिट क्रिएट हो गई, और प्रेजेंट में रहने के बावजूद भी हम असहज हो जाते हैं क्योंकि स्प्लिट क्रिएट हो जाती है। आपने देखा होगा, एक फिल्म आई थी टाइटैनिक। तो टाइटैनिक में जो मेन एक्ट्रेस थी उसका नाम था रोज। तो रोज का एक फियांसे था, जो पहले पहले वाला मंगेतर था, एक्स फियांसे जो पहले वाला मंगेतर था। वो आप देखते हैं कैसा नार्सिसिस्ट था वो। उसका एक असिस्टेंट भी था जो कि थोड़ा बाल सफेद थे उसके। तो दोनों जो है नार्सिसिस्टिक टाइप के थे। तो आपने देखा होगा कि वो कैसे जो है रोज से बदला लेने के लिए पूरी फिल्म में जो है, रोज और उसके बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए पूरी फिल्म में किस तरीके से एंगेज्ड रहते थे। और हर वक्त वो बदले लेने की आग में ही जलते रहते थे। हर वक्त जासूस की तरीके से ढूंढते ही रहते थे उन लोगों को। तो ये आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा टाइटैनिक एक्सीडेंट भी हो जाता है, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद भी उनका जो है चेंज नहीं होता कुछ। वो वैसे ही रोज को ही ढूंढते रहते हैं और उसके बॉयफ्रेंड को ही ढूंढते रहते हैं। उनको पनिश करने का प्लान बना लेते हैं। पूरा शिप डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन फिर भी उनका दिमाग उसी में रहता है कि मैं कैसे इसको पनिश करूं, कैसे इसको बदला लूं। नार्सिसिस्टिक सप्लाई के ही बारे में वो हमेशा सोचते रहते हैं। तो नार्सिसिस्टिक सप्लाई भी उसी तरीके से है। नार्सिसिस्टिक सप्लाई जो है वो हमारा जो ध्यान है उसको बांट देती है। हम रहते प्रेजेंट में हैं, लेकिन चूंकि हमेशा नार्सिसिस्टिक सप्लाई की वजह से के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमारा ध्यान बट जाता है। हमारा ध्यान फोकस हो जाता है लेजर की तरीके से नार्सिसिस्टिक सप्लाई की वजह से। तो हम अपने वर्तमान में अपने एनवायरनमेंट से कट जाते हैं। इसीलिए नार्सिसिस्ट को आप देखेंगे तो आपको पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि हर वक्त अपने नार्सिसिस्टिक सप्लाई के बारे में सोचता रहता है। कहाँ से नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिल सकती है, इसे हमेशा सोचता रहता है। तो यानी कि वो बट जाता है, स्प्लिट पीरियड रहता प्रेजेंट में ही है, लेकिन स्प्लिट हो जाती है उसके ध्यान में और उसके सेल्फ के बीच में। तो वर्तमान में रहने के बाद भी स्प्लिट पैदा कर लेता है। उसका फोकस इतना ज्यादा नार्सिसिस्टिक सप्लाई के ऊपर होता है कि वर्तमान में रहने के बाद भी वर्तमान में नहीं रह पाता और अपने एनवायरनमेंट में एक अनजाने व्यक्ति की तरीके से रहता है। इसीलिए एनवायरनमेंट में एलियनेट महसूस करता है अपने आप को। इसीलिए वो किसी भी चीज को रियल रियल एनवायरनमेंट में रियल लोगों को नहीं वो एक्नॉलेज कर पाता है। उनके मेंटल वर्जन को अपने दिमाग में रख लेता है, क्योंकि नार्सिसिस्टिक सप्लाई मेंटल वर्जन से मिलती है ना, तो वो रियल तो एक थ्रेट है उसके लिए। तो मेंटल लाइफ जीने लगता है, हर व्यक्ति को लेकर के एक मेंटल नैरेटिव अपने दिमाग में चलाता रहता है। बस इतना आप समझ लीजिए सरल भाषा में कि नार्सिसिस्ट, आप जब एक फिल्म देखने जाते हैं तो आप थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं। नार्सिसिस्ट वही फिल्म अपने सिर के अंदर देखता रहता है, अपने हेड के अंदर। तो आप फिल्म बाहर देखते हैं और इसलिए आप एनवायरनमेंट से कट जाते हैं। वो फिल्म अपने दिमाग के अंदर देखता रहता है, इसलिए वो अपने एनवायरनमेंट से कट जाता है। आप तो फिल्म सिर्फ 3 घंटे या 2 घंटे के लिए देखने जाते हैं, तब आप अपना एनवायरनमेंट से कट जाते हैं और आपकी फिल्म 2 घंटे बाद खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी फिल्म हमेशा चलती रहती है।
तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना एनवायरनमेंट से कट जाता होगा और कितना पनिशमेंट पाता होगा अपनी ये नार्सिसिस्टिक सप्लाई वाली फिल्म अपने सिर में हमेशा देखने के लिए। तो जानते हैं वो हमेशा एक फिल्म देखता रहता है, वो हर व्यक्ति को एक कैरेक्टर की तरीके से अपनी फिल्म में देखता है, देखता रियलिटी में ही है, लेकिन वो उसको अपने मेंटल फिल्म के अंदर एक कैरेक्टर की तरीके से देखता है, रियल में नहीं देखता, अपनी उसकी मेंटल इमेज को अपने दिमाग में देखता है, अपनी फिल्म में उसको एक कैरेक्टर की तरीके से देखता है और वहां से नार्सिसिस्टिक सप्लाई लेने के लिए कोशिश करता है। और जब वो पाता है कि वो जो कैरेक्टर है जिसको उसने अपने दिमाग में बनाया है, रियल लाइफ कैरेक्टर उससे अलग है, एनवायरनमेंट में रहने वाले व्यक्ति उससे अलग है, तो बुरी तरीके से नाराज हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है, डर जाता है और उस दूसरे व्यक्ति को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो उसके फिल्म के एक्टर की तरीके से बिहेव कर सके, उसकी फिल्म के स्क्रिप्ट के हिसाब से चल सके। तो नार्सिसिस्टिक सप्लाई एक फिल्म की तरीके से दूसरे को देख करके लेने की कोशिश करता है और चूंकि उस फिल्म में इतना एंगेज हो जाता है कि अपने रियल लाइफ से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, रियल एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो ये स्प्लिट जो क्रिएट होती है रियल एनवायरनमेंट के बीच में और उसके ध्यान के बीच में, जिस चीज जो नार्सिसिस्टिक सप्लाई में जो उसका ध्यान फंसा हुआ है और सेल्फ उसका जो कि प्रेजेंट में है, दोनों के बीच में जो स्प्लिट क्रिएट हो जाती है, यही स्प्लिट उसका पनिशमेंट है, यही स्प्लिट उसका दृष्ट फल है पनिशमेंट का। और नार्सिसिस्ट तो अपने जो एक्चुअल सेल्फ है उसका, उस एक्चुअल सेल्फ को ही सेक्रीफाइस कर देता है ताकि वो अब जहां उसका अटेंशन है वहीं पे अपने सेल्फ को भी ले जा सके। लेकिन चूंकि सेल्फ का नेचर है सिर्फ वर्तमान में रहना, तो सेल्फ वर्तमान से बाहर जा नहीं सकता, इसलिए वो सेल्फ को ही सेक्रीफाइस करता है, सेल्फ को ही मार देता है। इसीलिए वो उसका सेल्फ एक्चुअली अवेलेबल नहीं रहता है कहीं भी, क्योंकि अपने सेल्फ को तो वो समाप्त कर चुका होता है। तो उसकी एसेंस जो है वो एब्सेंट रहती है उसकी फिल्म में, इसीलिए उसके अंदर एम्पैथी नहीं होती, क्योंकि वो चीजों को जब सेल्फ ही नहीं है तो कैसे समझ पाओगे कि दूसरे का दुख दर्द क्या है। तो इस तरीके से जो उसका ध्यान बट जाता है, तो ध्यान बट जाना दुख है, तो ये दुख हमेशा उसको मिलता रहता है। आपने देखा होगा जासूस लोगों को भी का भी यही हाल होता है, साइकोपैथ्स का भी यही हाल होता है, वो अपने गोल्स को लेकर के हमेशा ध्यान लेजर फोकस की तरीके से लगाए रहते हैं, तो रियल लाइफ में रहते हुए भी रियल लाइफ से कट जाते हैं और इस तरीके से स्प्लिट क्रिएट हो जाती है। उसी यही स्प्लिट दुख है। अब चूंकि कुछ जासूस ऐसे होते हैं जो देश के लिए जासूसी करते हैं, तो जो देश के लिए जासूसी करता है उसका खुद का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, सेल्फ का वॉल्यूशन नहीं होता उसमें, तो वो लेजर फोकस लगाने के बावजूद भी जो है वो उतना डिस्कम्फर्ट नहीं महसूस करता। लेकिन जो अपने पर्सनल एंड के लिए जासूसी कर रहा है उसको बहुत दुख होता है, क्योंकि वो उसका सेल्फ और ज्यादा डिवाइड हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूशन होता है। तो इस तरीके से ये डिवीजन हमको दुख देता है। और याद रखिए, जैसे आपने देखा उस फिल्म में, टाइटैनिक फिल्म में, जो उसका एक्स फियांसे था रोज का, जो फिल्म की हीरोइन थी, तो वो कैसे जो है एक तरीके की नींद में वो रहता था, वो आदमी नींद, वेकिंग स्लीप थी उसकी। कैसी वेकिंग स्लीप थी उसकी? क्योंकि वो हर वक्त अपनी नार्सिसिस्टिक सप्लाई जो उसको पनिशमेंट दे करके, रोज को पनिशमेंट दे करके और उसके बॉयफ्रेंड जैक को पनिशमेंट दे करके प्राप्त करना चाहता था, नार्सिसिस्टिक सप्लाई पनिश करके। तो हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता था, हमेशा उसी के बारे में चलता रहता था। एक तरीके की नींद, आप देखिए ना, नींद को समझिए, वो एक तरीके की वेकिंग स्लीप है कि हम चले जा रहे हैं, हमें कुछ, हम चाहे बगल में कुछ हो जाए, हमको, जैसे स्लीप किसे कहते हैं, जब हमारे आसपास क्या होता है हमें पता नहीं चल पाता जब हम सो रहे होते हैं। लेकिन आप देखिए वो जो उसका जो रोज का जो एक्स फियांसे होता है, क्या उसको पता हो पाता है कि अगल बगल क्या हो रहा है? टाइटैनिक का पूरा डिजास्टर हो जाता है, इतनी टक्कर हो जाती है, पानी भर जाता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे बगल में कुछ पता नहीं चल पाता कि क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में, क्योंकि अपने एनवायरनमेंट के प्रति पूरी तरीके से अनकॉन्शियस है। अपनी नार्सिसिस्टिक सप्लाई में उसका फोकस इतना ज्यादा इन्वॉल्व है, ध्यान इतना इन्वॉल्व है कि उसे अगल बगल कुछ पता ही नहीं। ये भी एक तरीके की स्लीप है, इसे कह सकते हैं वेकिंग स्लीप। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य नींद में होता है। जब ये कहा जाता है मनुष्य नींद में है, तो इसका मतलब वो अपने ईगो की नींद में है। याद रखिए, ईगो जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा नार्सिसिस्टिक सप्लाई प्राप्त करने की कोशिश करेगा, हमेशा अपने नैरेटिव के हिसाब से जीने की कोशिश करेगा, अपने हिसाब से लोगों को बदलने की कोशिश करेगा, उतना ज्यादा उसका फोकस उसी सब चीज में इन्वॉल्व हो जाएगा, ध्यान उतना इन्वॉल्व हो जाएगा और उतना आसपास की जिंदगी में क्या हो रहा है इसका पता नहीं लगा पाएगा। तो वो एक नींद में जिंदगी जीता है, इसे कहते हैं वेकिंग स्लीप।
तो जो नींद में है इसका मतलब उसका सेल्फ एब्सेंट है, क्योंकि अगर सेल्फ होता तो अगल-बगल क्या होता है उसे पता लगा सकता है। लेकिन सेल्फ एब्सेंट है, जितना ज़्यादा सेल्फ और अटेंशन के बीच में डिवीजन होता है उतना ही सेल्फ खत्म होता चला जाता है। तो इस तरह उसका सेल्फ खत्म हो जाता है, अटेंशन सेल्फ से अलग होने के बाद सेल्फ का पता चलना बंद हो जाता है। इसी को तो कहते हैं मैकेनिकलनेस, मैकेनिकल हो जाता है, चल तो रहा है लेकिन सेल्फ नहीं है। तो आप ये सब देखिए, ये सब एक दुख ही तो है, कितना बड़ा दुख है ये नार्सिसिस्टिक सप्लाई प्राप्त करना, और हमेशा फोकस्ड रहना, किसी ऐसी चीज के प्रति ढूंढते रहना और वर्तमान से पूरी तरह अपरिचित रहना, अपने एनवायरनमेंट से, रियलिटी से अपरिचित रहना। तो ये बहुत बड़ा दुख है। तो याद रखिए, एक बहुत बड़ा नियम मैं आपको बता दे रहा हूँ, अटेंशन और सेल्फ के बीच में जैसे ही स्प्लिट क्रिएट होगा तुरंत कर्मा क्रिएट होगा। कर्मा दो तरीके से काम करता है, दृष्ट फल, अदृष्ट फल। दृष्ट फल वो जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हम स्टडी कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अदृष्ट फल वो जिसके कॉन्सिक्वेंसेस को हम पता नहीं लगा सकते, पता नहीं 10 जन्म बाद आए, 15 जन्म बाद आए। और अगर हमने कुछ ऐसा मैनेज कर लिया कि अटेंशन और सेल्फ के बीच में स्प्लिट नहीं हो रही है, तो बस फिर हम आराम से बैठेंगे, कर्मा नहीं होगा चाहे हम करें कुछ भी। और फिर हम आराम से भगवान का नाम लेके वैराग्य के साथ जब बैठते हैं तो हमारा माइंड भी धीरे धीरे हमारे नियंत्रण में आता है। आपके साथ ये आप कर सकते हैं। हो सकता है आपको दुख हो, वर्तमान अपने भविष्य के बारे में डरते हो, भूत के बारे में डरते हो, सोचते भी रहते हो, स्प्लिट भी क्रिएट होता हो, लेकिन वो स्प्लिट इतना कंपल्सिव नहीं है, क्योंकि वो आपके जीने की कंडीशन नहीं है, उसे बदला जा सकता है। क्योंकि आपके जीने का सहारा नहीं है वो वर्तमान भूतकाल के दुख के बारे में सोचना या भविष्य काल के बारे में सोचना। तो इसलिए सोचते रहते हैं क्योंकि अवेयरनेस की कमी है, समझ की कमी है। जैसे ही अवेयरनेस और समझ आएगी तो तुरंत ये चीज बदलेगी। वैराग्य की कमी है, वैराग्य आएगा। अभ्यास की कमी है, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, बस तो आप वापस आ जाएगा, स्प्लिट हील हो जाएगी। लेकिन जब आप एक फिल्म ही अपने दिमाग में चलाते रहते हैं कंटिन्यूअसली, उसके हिसाब से जीने लग जाते हैं, नैरेटिव बना करके चलते हैं, नैरेटिव के हिसाब से जीने लग जाते हैं, उसी नैरेटिव में भरोसा करने लग जाते हैं, तब फिर आपके अंदर कहाँ पे कोई कॉन्शियसनेस रह गई? तब आप कैसे उस स्प्लिट को हील कर पाएंगे? तो इसलिए ये सब हमें समझना चाहिए। और ये इस नार्सिसिस्टिक सप्लाई प्राप्त करने के पीछे जो हमारा लेजर लाइक फोकस जो स्प्लिट क्रिएट करता है, उस स्प्लिट से कितना दुख पैदा कर होता है, इस दुख को हमें समझना चाहिए। और इस प्रकार के लोगों के प्रति जो कि इस तरह के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफर करते हैं, इनके प्रति सिंपैथेटिक रहना चाहिए।